तेरी का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आप देखिए आज शो में खास क्या है, कौन सी खबरें आज मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। शुरुआत करेंगे, सरकार ने की राइट टू रिपेयर की तैयारी। ऑनलाइन म्यूचुअल फंड खरीदना होगा महंगा। शेयर बाजार में आईपीओ की लगी कतार। क्यों मुश्किल में फंसी वोडाफोन आइडिया। अच्छी नौकरियों पर संकट के बादल। और रिजर्व बैंक गवर्नर ने बताया कि अगला संकट कैसे आएगा, कहां से आएगा। लेकिन इन तमाम खबरों की बात करेंगे। शुरुआत करते हैं राइट टू रिपेयर से। यह क्या है? उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। रिपोर्ट की माने तो मोबाइल फोन, फ्रिज, टीवी, वाहन या ऐसे किसी भी उत्पाद की सेल के बाद उससे रिपेयर से जुड़ी जानकारी कंपनी को एक वेबसाइट पर डालनी होगी और कंज्यूमर को उस खरीद की जानकारी इस वेबसाइट पर डालनी होगी। इन प्रोडक्ट की सर्विस को लेकर जितनी भी जानकारी होगी जब इस वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी, इससे लोगों को बेहतर सेवाएं मिल पाएंगी रिपेयर से जुड़ी। सर, कैसे काम करेगी ये वेबसाइट? सरकार ने एक वर्किंग ग्रुप बनाया था कुछ समय पहले, जिसमें लोगों को जो उनके सामान है उनकी मरम्मत और रिपेयर की सुविधाएं देने के लिए एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया था। एक वेबसाइट बनाई जा रही है। वो वेबसाइट लोगों को 2-3 तरह से मदद करेगी और ये भारत में अपनी तरह से पहला प्रयोग हो रहा है। भारत में आफ्टर सेल सर्विस और रिपेयर का एक बड़ा नेटवर्क है, जिस नेटवर्क में कंपनियाँ अपने डेडिकेटेड ऑथराइज्ड डीलर और रिटेलर्स के थ्रू भी सर्विस प्रोवाइड करती हैं और थर्ड पार्टी बाहर से भी रिपेयर सर्विस प्रोवाइड की जाती है। इस व्यवस्था में अभी जो कृषि उपकरण, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मोबाइल फ़ोन और ऑटोमोबाइल को शामिल किया जा रहा है। इस बात की संभावना है कि लोगों को इस व्यवस्था के आने के बाद डिजिटल वारंटी कार्ड भी जारी किए जाएंगे। यानी इस वेबसाइट पर यदि ग्राहक और विक्रेता का अपनी सूचनाएं रखेंगे तो उन्हें एक डिजिटल वारंटी कार्ड मिलेगा, जिसके जरिए वो देश में कहीं भी जाकर ऑथराइज डीलर से अपनी सर्विस ले सकेंगे। इसके अलावा भारत में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स में कंपनियां एक समय के बाद डिजिटली उन इक्विपमेंट्स को ऑब्सोलीट मान लेती हैं, यानी उनकी अवधि पूरी मान लेती हैं। ये भी भारत में खासतौर से मोबाइल फ़ोन में काफ़ी तेज़ी से होता है और उसके बाद एक समय के बाद मोबाइल फ़ोन पुराने हो जाते हैं और फिर उनके अपडेट्स नहीं मिलते हैं, उनके कंपोनेंट्स नहीं मिलते हैं। इसको भी ध्यान में रखते हुए इस वेबसाइट में से प्रावधान किए जाएंगे ताकि ग्राहक को पता रहे कि उनके पास जो प्रोडक्ट है वो डिजिटली ऑब्सोलीट तो नहीं हो गया है, यानी अब वो प्रचलन से बाहर तो नहीं हो गया है। यह प्रयोग भारत में पहली बार हो रहा है। इस पर सबकी निगाहें हैं क्योंकि इससे उपकरणों के रिपेयर को लेकर जो होने वाली जहमत है उससे थोड़ी कमी होगी, थोड़ी मुश्किलें कम हो सकती हैं। ग्रो ऐप, ज़ीरोधा कॉइन और पेटीएम मनी जैसे ऑनलाइन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म अब जल्द ही अपने ग्राहकों या फंड हाउस से ट्रांजैक्शन फीस वसूल कर सकते हैं। अभी तक ये प्लेटफॉर्म डायरेक्ट म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी पैसा चार्ज नहीं करते थे। ये सुविधा पूरी तरह फ्री थी। सेबी ने ऑनलाइन म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म्स को ग्राहकों या फंड हाउस से कुछ शुल्क वसूलने की अनुमति दे दी है। हालांकि सेबी ने ये साफ कहा है कि ये प्लेटफॉर्म्स कमीशन नहीं ले सकेंगे। सर, सेबी ऐसा करने क्यों जा रहा है? सारी कंपनियां ये मांग रही थी कि इन कंपनियों के रेवेन्यू मॉडल्स के लिए इन्हें किसी न किसी तरीके की कमीशन लेनी चाहिए। सेबी ने स्पष्ट रूप से नहीं कहा है कि ये कमीशन होगा या एक वन टाइम फीस होगी, लेकिन सेबी की चेयरमैन माधवीपुरी बुच ने अपने ताज़ी घोषणाओं में इस बात का संकेत दिया है कि भारत में जो ऑनलाइन एग्रीगेटर्स हैं, जहाँ से आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, उन्हें एक किस्म की फ़ीस लेने की छूट होगी। अब यह फ़ीस या तो म्यूचुअल फंड बेचने वाली कंपनी देगी या म्यूचुअल फंड खरीदने वाला ग्राहक देगा। इस मामले में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। सेबी ने एक चर्चा पत्र सामने रखा था। उस चर्चा पत्र के आधार पर लोगों जो स्टेक होल्डर्स हैं म्यूचुअल फंड उद्योग के, उनसे राय मांगी गई है। लेकिन ये व्यवस्था इन कंपनियों के लिए जो म्यूचुअल फंड एग्रीगेशन करती हैं या म्यूचुअल फंड बेचती हैं की सर्विसेज उपलब्ध कराती हैं, उनके लिए थोड़ा रेवेन्यू बढ़ाने में मदद करेगी। इसलिए अगर आप म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं तो आप तैयार हो जाइए कि आपका एग्रीगेटर थोड़े समय के बाद या तो आपसे फीस मांगेगा या आपके बदले आपकी म्यूचुअल फंड कंपनी को फीस चुकानी होगी। पेटीएम, जोमेटो, नायका और पॉलिसी बाजार जैसे न्यू इकोनॉमी स्टार्टअप में पैसा लगाने वाले निवेशक घाटे में हैं। बावजूद इसके
अक्टूबर महीने में आईपीओ बाजार में गतिविधियां तेज हो रही हैं। करीब 1 दर्जन नए आईपीओ बाजार में आने के लिए तैयार हैं। इस साल अभी तक 55 कंपनियों को सेबी से आईपीओ के जरिए 83,481 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी मिल चुकी है, जबकि 32 कंपनियां ऐसी हैं जो अपना पत्र लेकर पहुंच चुकी हैं और कतार में है कि उन्हें मंजूरी मिले और वो बाजार से पैसा जुटाएं। सर, क्या मौजूदा परिस्थिति में सेबी इन आईपीओ को पैसा जुटाने की मंजूरी देगा? जिनको मंजूरी मिल चुकी है वो तो बाजार में आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद सेबी ने आईपीओ के बहुत सारे नियम बदले हैं, खासतौर से स्टार्टअप आईपीओ को लेकर नियम बदले हैं। और अब कई स्टार्टअप कंपनियां भी अलग अलग चरण में अगले साल तक शेयर बाजार में आने वाली हैं अपने आईपीओ को लेकर। पर यहाँ सबसे बड़ी दुविधा निवेशकों के सामने है, क्योंकि आईपीओ का बाजार मिक्स रहा है। पिछले 1 साल के भीतर भारत में ज़्यादातर आईपीओ ने लिस्टिंग के बाद अपने गेंस गंवा दिए हैं, यानी जब शेयर सूचीबद्ध होता है और उसके बाद उन्हें नुकसान होता है। इसलिए आने वाले समय में आपको फिर नए आईपीओज मिलेंगे, कंपनियों में निवेश के मौके मिलेंगे, लेकिन पुरानी नसीहतें ज़रूर याद रखिए और ध्यान रखिए कि कंपनियां जो भी कह रही हैं उसे पूरा करने में वो कितनी सक्षम है, इसे जांच पड़ताल करना आपके लिए पूरा ज़रूरी है। 5G सेवाओं में पिछड़ने की वजह से वोडाफोन आइडिया के सामने अपने प्रीमियम ग्राहकों को बचाने की चुनौती बढ़ गई है। माना जा रहा है कि अगले 6 से 7 महीने के दौरान कंपनी के कई प्रीमियम ग्राहक दूसरी टेलीकॉम कंपनी में स्विच कर सकते हैं, पोर्ट कर सकते हैं। भारतीय एयरटेल और जियो की तरफ से 5G सेवा को लेकर तेजी से विस्तार किया जा रहा है, जबकि वोडाफोन आइडिया ने अभी तैयारी शुरू ही नहीं की है। सर, क्यों पिछड़ गई वोडाफोन आइडिया इस पूरे 5G के प्ले में? वोडाफोन आइडिया कई तरीके की मुश्किलों में है। एक मुश्किल तो ये है कि वोडाफोन आइडिया के पास संसाधन नहीं है। उसे हालांकि सरकार ने जो लाइसेंस फीस पुरानी वसूली की जानी थी उसमें रियायत दी थी और सरकार ने ये कहा था कि हम वोडाफोन आइडिया में इस लाइसेंस फीस के बदले हिस्सेदारी लेंगे, पर उसके बदले वोडाफोन आइडिया से अपने रिवाइवल का एक पूरा प्लान मांगा गया था, जो अभी तक सरकार और वोडाफोन आइडिया के बीच कहीं उलझा हुआ है, सामने नहीं आया। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पिछले करीब 20 महीनों में वोडाफोन आइडिया 38.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, करीब 3 करोड़ से 4 करोड़ के आसपास सब्सक्राइबर्स गंवा चुकी है, यानी जिनके पास सर्विसेज हैं वो वोडाफोन आइडिया से बाहर निकल रहे हैं। और तीसरी और महत्वपूर्ण बड़ी वजह यह है कि वोडाफोन आइडिया 5G तो दूर, अभी 4G का कवरेज भी वोडाफोन आइडिया का उतना अच्छा नहीं है। यानी अगर आप बाकी प्रतिस्पर्धी कंपनियों की तरफ से देखें, एयरटेल और जियो के दौर से, तो वोडाफोन आइडिया लगभग एक पीढ़ी पीछे है भारत के पूरे मोबाइल बाजार में, अगर पूरे भारत में उसकी सर्विस के तौर पर देखा जाए। और इसलिए बाजार के विशेषज्ञ भी ये मान रहे हैं और बाकी टेलीकॉम विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि कंपनी का एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, जो कि किसी टेलीकॉम कंपनी के फ़ायदे का या मुनाफे का रेवेन्यू का सबसे बुनियादी पैमाना होता है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। बावजूद इसके शुभम की वोडाफोन आइडिया ने अपने टैरिफ यानी मोबाइल की दरें भी बढ़ाई हैं, इसके बाद भी कंपनी का राजस्व नहीं बढ़ रहा है। और अगर कंपनी के पास राजस्व नहीं है, उसके पास भारी कर्ज है और सरकार से मिलने वाली इक्विटी की मदद भी उसे नहीं मिल पा रही है, तो उसे 5G का नेटवर्क बनाने में और उसे सेवाएं को देने में दिक्कत होगी। और इसलिए ये वजह है कि बहुत सारे प्रीमियम सब्सक्राइबर जो 5G सर्विसेज का इस्तेमाल करना चाहेंगे वो वोडाफोन का नेटवर्क छोड़कर दूसरी जगह जा सकते हैं। अब खबर आने वाले बजट से जुड़ी है। विनिवेश से पैसा जुटाने की योजना में इस बार के बजट में सरकार रेलवे की इकाई इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी IRFC की 11% हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव रख सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो IRFC में रेलवे अपनी हिस्सेदारी को घटाकर 75% पर लाना चाहती है। फिलहाल इसमें रेलवे की 86% से ज़्यादा हिस्सेदारी है। हिस्सेदारी बेचकर रेलवे को उम्मीद है कि 5118 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। क्या करती है सर ये कंपनी और इसको बेचने की जरूरत क्यों पड़ी? अब धीमे धीमे विनिवेश जैसे जैसे वित्त वर्ष खत्म होने के करीब है, सरकार के बजट की परिस्थितियां सामने आ रही हैं। सरकार विनिवेश के लिए कुछ आसान विकल्पों को ढूंढ रही है। तो पहले में समझें कि सरकार ने ये लगातार जो संकेत आ रहा है, दूसरी रेलवे की कंपनी है। इससे पहले रेलवे का IRCTC का ऑफर फॉर सेल सरकार लेकर आई थी अभी 1 हफ्ते पहले, जिससे अतिरिक्त निवेश जुटाने की कोशिश की गई थी जो आसानी से बेचा जा सकता है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन रेलवे की वित्तीय कंपनी है, फाइनेंस कंपनी है। यह कंपनी रेलवे के बदले बाजार से कर्ज लेती है, बॉन्ड जारी करती है और वो पैसा लाकर रेलवे को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए देती है। पिछले साल का आंकड़ा मैं चेक कर रहा था, पिछले साल करीब 1 लाख करोड़ रुपए, 2020-21 में 1 लाख करोड़ रुपए
इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने बाजार से उठाकर रेलवे को दिए हैं। और इस 2021-22 में 60,000 करोड़ रुपए की फाइनेंसिंग इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने जुटाई है। ये कंपनियां इसलिए बनाई गई थी ताकि भारत के इसी तरह की कंपनी पावर सेक्टर में भी काम करती है, जो बाजार से इंडिपेंडेंट फाइनेंस कंपनियों की तरह सिर्फ डेडिकेटेडली रेलवे की फाइनेंसिंग के लिए बाजार से कर्ज ले और ये बॉन्ड जारी करती हैं, लॉन्ग टर्म कर्ज उठाती हैं। अब सरकार की कोशिश है कि इस कंपनी को डाइवेस्ट किया जाए, इससे कुछ 5,500 करोड़ रुपए की इक्विटी बेचकर इसमें से हिस्सेदारी वापस बेचकर सरकार अपने विनिवेश के रास्ते को में थोड़ी सी राहत ले सकती है, क्योंकि विनिवेश की या सरकारी उपक्रमों की बिक्री की स्थिति इस साल भी काफ़ी डावाडोल है। एसेट मोनेटाइजेशन का कार्यक्रम भी बुरी तरह पिछड़ा हुआ है। सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव का कहना है कि छोटी कारों पर बड़ी कारों जैसी टैक्स व्यवस्था और रेगुलेटरी बदलावों की वजह से छोटी कारों की बिक्री घट रही है। आरसी भार्गव ने इस बात पर भी निराशा जताई कि ऑटो सेक्टर पर सेस सहित 50% तक भारी टैक्स लगाया जा रहा है। भार्गव ने कहा कि प्रति 1000 जनसंख्या पर 3 से 5 कार प्रतिवर्ष के हिसाब से भारत को चीन के बराबर पहुंचने में 40 साल का वक्त लगेगा। सर, कारों को टैक्सेशन फिर से चर्चा में है, कारों पर लगने वाला टैक्स, क्या वजह है इसकी? ऑटोमोबाइल कंपनियां एक बार कुछ खास किस्म के संकट का इशारा कर रही हैं और ऑटोमोबाइल कंपनियों के साथ जुड़ी हुई टैक्सेशन पॉलिसी को लेकर अब कई सारे सवाल मुखर हो रहे हैं। कुछ आंकड़े समझना ज़रूरी है। आरसी भार्गव ने जो बात कही वो ऑटोमोबाइल कंपनियां पहले से कहती रही हैं। 2000 से 2010 के बीच में भारत में पैसेंजर कार मार्केट करीब 10 से 12% की रफ्तार से बढ़ा था, जो भारत की कार कंपनियों का गोल्डन पीरियड था जब भारत में कारें बिकी। अब यह माना जा रहा है कि अगले 10 साल में भारत में 3 से 4% की भी ग्रोथ नहीं हो सकती। हमने कोविड और कोविड के बाद के दो वर्षों में देखा कि भारत में जो सबसे एस्पायरिंग क्लास था, जिसको कार खरीदनी चाहिए थी, आगे आना चाहिए था, ना तो उसने कार की खरीद बढ़ाई और ना उससे बनने वाली उसको बेची जाने वाली कारों की बिक्री में या उत्पादन में इजाफा हुआ। कारें जो बिक रही हैं वो ज़्यादातर उन ग्राहकों की हैं जो सेकंड या तीसरी कार लेना चाह रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि पिछले 2 साल के भीतर सरकार की ऑटोमोबाइल पॉलिसी टैक्सेशन के हिसाब से थोड़ी उलझन में फंसी दिखाई देती है। सरकार सब्सिडी दे रही है इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स के लिए, जबकि जो ट्रेडिशनल व्हीकल्स हैं जो फ्यूल और डीजल और पेट्रोल पर चलते हैं उन पर टैक्सेशन काफ़ी ज़्यादा है। और यही बड़ी वजह है कि सुजुकी के प्रमुख ने कहा कि जिस लेवल का टैक्सेशन भारत में कार कंपनियों पर है, अभी जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया कि जो कंपनसेशन का सेस है 22% का, वो एसयूवी पर लगेगा और एसयूवी कारों की जिनकी बिक्री सबसे ज़्यादा है इस समय, उनकी परिभाषा बदली गई है। अगर भारत में ऑटोमोबाइल कंपनियों को बढ़ावा दिया जाना है तो किसी न किसी तरह से टैक्स की रियायतें देनी होगी, क्योंकि भारत के संगठित मैन्युफैक्चरिंग का ये सबसे बड़ा हिस्सा है। और इस समय जबकि भारत में खपत टूटी हुई है, लोगों की प्रति व्यक्ति आय में कमी हो रही है, परचेजिंग पावर कमज़ोर है, ऐसी स्थिति में महंगी कारें ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए चुनौती हैं और कारों पर टैक्स के कारण ऑटोमोबाइल कंपनियों की बिक्री में तेज गिरावट आ रही, जिसका असर हमें रोजगार बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। बजट में क्या वित्त मंत्री तत्काल ऑटोमोबाइल कंपनियों पर टैक्सेशन के ढांचे में कोई बदलाव करेंगे? इसकी उम्मीद ना के बराबर है, क्योंकि ऑटोमोबाइल कंपनियों पर टैक्सेशन का मामला जीएसटी के दायरे में आता है और जीएसटी काउंसिल की बैठक को जो बदलाव होना था वो कर दिया गया। पर भार्गव की इस बात पर ध्यान देना ज़रूरी है कि भारत में जो प्रति व्यक्ति कार की उपलब्धता है या पहुंच है वो चीन से 40 साल पीछे है। चीन में प्रति 1000 लोगों पर 121 कारें हैं, जबकि भारत में केवल 30 कारें 1000 लोगों पर हैं और वहां तक पहुंचने में हमें बहुत लंबा वक्त लगेगा। रिलायंस कैपिटल के क्रेडिटर्स की तरफ से कंपनी की नीलामी की शर्तों में बदलाव के बाद नीलामी में सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले कोस्मिया फाइनेंशियल और पीरामल ग्रुप के कंसोर्शियम ने नीलामी से नाम वापस ले लिया है। रिलायंस कैपिटल के क्रेडिटर्स ने नीलामी के बेस प्राइस को 25% बढ़ाकर 6500 करोड़ रुपए कर दिया है। इससे पहले 5231 करोड़ रुपए का बेस प्राइस तय था और कोस्मिया फाइनेंशियल और पीरामल ग्रुप के कंसोर्शियम ने इसी भाव पर बोली लगाई थी। सर, रिलायंस कैपिटल को खरीदने वाले भी घटते चले जा रहे हैं, ऐसा क्यों? रिलायंस कैपिटल के साथ कुछ एक ऐसी कंपनी हो गई है जिसके ग्राहक लगातार जब तक बिडिंग की प्रोसेस तक जा रही तब तक खरीदने वाली कंपनियां पीछे हट रही। अब ये सबसे बड़ा कंसोर्टियम था, जिस कंसोर्टियम में अभी पीरामल बाकी है, बट कोस्मिया ने इससे अपने आप को बाहर कर लिया है। और इसके साथ ऐसा माना जा रहा है बाजार में कि रिलायंस कैपिटल के लिए जो बिड वैल्यू है अब उसमें तेज गिरावट आ सकती है, क्योंकि पीरामल जो सबसे आगे था उसका एक बड़ा कंसोर्टियम पार्टनर पीछे हट गया है। बाकी जो बची हुई कंपनियां
कंपनियां अभी बिडिंग में है कोस्मिया पीरामल के अलावा। उसमें हिंदुजा की जो कोस्मिया की बिड थी ना शुभम, उसमें 4,250 करोड़ रुपए का अपफ्रंट पेमेंट भी शामिल था, 5,231 करोड़ की जो बोली आने वाली थी। इसके अलावा इसमें हिंदुजा की बिड है 5,060 करोड़ रुपए की, जिसमें 4100 करोड़ का सीधा तत्काल पेमेंट है जो क्रेडिटर्स को मिलेगा जिनकी रिलायंस पर बकायदारी है, और टोरेंट और ओक ट्री की 4500 करोड़ रुपए की एक बिड दिखाई दे रही है। ऐसी स्थिति में जबकि सबसे बड़े बिडर का कंसोर्टियम टूट गया है या उस कंसोर्टियम का पार्टनर पीछे हट गया है, लगता है कि रिलायंस 5,000 करोड़ के आसपास की रेंज में बिड में बिक्री की गुंजाइश अब दिखाई देती है। कोई बहुत बड़ी कीमत रिलायंस कैपिटल को मिलने की उम्मीद इस बिडिंग में शायद अभी नहीं है। देश में नए संगठित रोजगार फिर से घटने लगे। ईपीएफओ के आंकड़े देखें तो अक्टूबर के दौरान देश में सिर्फ 12,90,000 नए लोगों को संगठित क्षेत्र में रोजगार मिला है, जो अप्रैल से अक्टूबर के दौरान तीसरा सबसे छोटा आंकड़ा है। सितंबर के मुकाबले करीब 30% कम है। सितंबर के दौरान 16,80,000 लोगों को नए रोजगार मिले थे संगठित क्षेत्र में। संगठित क्षेत्र के रोजगारों को सर अच्छी नौकरियां माना जाता है सामान्य तौर पर, यहाँ इस कदर गिरावट क्यों है? ईपीएफओ के आंकड़े ही हमें ये बताते हैं कि भारत में संगठित क्षेत्र में नौकरियां कितनी हैं। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के जो आंकड़े बताते हैं वो इसलिए बताते हैं क्योंकि वो कंपनियां जो ईपीएफओ के तहत आती हैं और जो कर्मचारियों को रिटायरमेंट और बहुत सारी सुविधाएं जो बेनिफिट्स देती हैं, उन बेनिफिट्स के कारण उनको ये आंकड़े हमें मिलते हैं। भारत में वैसे भी संगठित रोजगारों का हिस्सा 12-15% है। कुल इकोनॉमी में तो बहुत छोटा सा हिस्सा है संगठित रोजगारों का, उसमें भी हमें हाल के महीनों में तेज गिरावट आई, और ये भारतीय अर्थव्यवस्था में रिकवरी के जो भी दावे किए गए उसके बिल्कुल विपरीत है। ऐसा दिख रहा है कि कंपनियां नई हायरिंग नहीं कर रही हैं और पुरानी कंपनियों के कारोबार बंद हो रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ा असर शायद प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है, इस ईपीएफओ के सब्सक्राइबर बेस के हिसाब से देखें तो वो स्टार्टअप में छटनी का दिखाई दे रहा है, क्योंकि मार्च से लेकर अभी तक स्टार्टअप कंपनियों ने और न्यू इकोनॉमी कंपनियों ने बहुत सारे कर्मचारियों को निकाला है, और उसका असर हमें संगठित रोजगारों की स्थिति में दिखाई दे रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था ढलान पर है, अगली 2 तिमाहियां और भी कमजोर होने वाली हैं। न्यू इकोनॉमी जहां से नए जॉब आने की उम्मीद थी कोविड के बाद टेक्नोलॉजी क्षेत्र में, वहां भी जॉब कम आ रहे हैं। संगठित क्षेत्र के रोजगारों का आंकड़ा गिरना रोजगार क्षेत्र में आने वाले समय में चुनौतियां और ज्यादा बढ़ाएगा। अब दिन की सबसे बड़ी खबर। चीन में बढ़ता कोरोना संक्रमण पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया है। कई देशों ने एहतियातन कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। आशंका जताई जा रही है कि अगले 3 महीने के दौरान चीन की 60% आबादी कोरोना से संक्रमित हो जाएगी और 10 लाख तक मौतें होने की आशंका है। अगले 90 दिन में दुनिया की 10% आबादी संक्रमित हो सकती है, ऐसी भी आशंका जताई गई है। भारत में भी इसको लेकर कदम उठाने शुरू हो गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से आज बैठक की गई, जिसके बाद ये बोला गया कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में आप मास्क लगाने लगे। सर, चीन में अचानक इतनी तेजी से कोरोना फिर क्यों फैलने लगा? 3-4 बड़ी चीज़ें जो दुनिया को कोविड से उबरने की संभावनाओं के बीच, कोविड खत्म होने की घोषणाओं के बीच आकर एकदम सर पर गिरी 3-4 बड़ी घटनाएं वो सामने दिखाई देती। पहली चीज़ तो है कि कोविड के बारे में पूरी दुनिया को मालूम था कि इसके कई सारे वेरिएंट्स आएंगे। एपिडेमोलॉजिस्ट और जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार बता रहे हैं, और हमने इसलिए ओमिक्रॉन का वेरिएंट देखा। अब ये जो नया वेरिएंट आया है 7 वेरिएंट, ये वेरिएंट भी आने की संभावना थी। चीन के साथ 2 चीज़ें तात्कालिक तौर पर पता चलती हैं। हालांकि चीन के बारे में हमें बहुत कुछ पता नहीं है। चीन में कितने लोग बीमार हैं, चीन में कितने लोगों की मौतें हुई हैं। विकासशील देशों में मौत के और बीमारी के आंकड़े आमतौर पर बेहद अपारदर्शी होते हैं, छुपाए जाते हैं, स्पष्ट नहीं है। पर 2 चीज़ें समझ में आ रही। एक तो चीन में बहुत लंबी और जीरो कोविड पॉलिसी ने चीन का फायदा करने के बजाय नुकसान कर दिया, ऐसा विशेषज्ञ मान रहे हैं। उनका मानना है कि चीन में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाई, क्योंकि लोगों को वायरस को घरों के भीतर कैद किया गया। धीमे धीमे ये वायरस फैलता है और लोगों के अंदर अपनी प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। शायद एक बड़ी वजह हो सकती है कि ये जो वेरिएंट है, जिस वेरिएंट को अभी भी आज वैज्ञानिक मान रहे हैं कि ये वेरिएंट भी ओमिक्रॉन के लक्षणों जैसा ही वेरिएंट है, इस वेरिएंट के कारण चीन में इतने बड़ी संख्या में कोविड के शिकार लोग दिखाई दिए। और दूसरा सवाल चीन के भीतर और चीन के बाहर चीन की वैक्सीन पर उठ रहा है। ये माना जा रहा है कि चीन की वैक्सीन की तकनीक उतनी प्रभावी नहीं थी कि वो भविष्य के वेरिएंट से लोगों को बचा सके, उन्हें उतनी प्रतिरोधक क्षमता दे सके जैसी कि यूरोप और बाकी हिस्सों में mRNA वैक्सीन ने दी थी। कारण क्या है ये बाद में स्पष्ट होगा, लेकिन कोविड की जो नई लहर, जिसे आंधी बनने की संभावना दिखने लगी है, जो चीन से उठ रही है, उससे पूरी दुनिया नए सिरे से कांप रही है। क्योंकि अब यहाँ से पूरी दुनिया के लिए चुनौतियाँ
को 2019 की तुलना में बिल्कुल फ़र्क है। लगभग दूसरे स्तर की चुनौतियां हैं कोविड की इस लहर के दौरान, और वो चुनौतियां देखकर शेयर बाजार भी हिले जा रहे हैं, कमोडिटी बाजार भी हिला जा रहा है। वो चुनौतियां समझना अब उनका अंदाज लगाना शुरू हुआ है। सर, अगली लहर की आर्थिक चुनौतियां ज़्यादा बड़ी नज़र क्यों आ रही हैं, जैसा आप कह रहे हैं? सबसे बड़ी वजह यह है कि अगली लहर जब हमें आ रही है आर्थिक तौर पर, तब दुनिया की अर्थव्यवस्था मंदी में धंस चुकी है। 2019 की लहर जब आई थी तो दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं ठीक ठाक रफ्तार से चल रही थी, कुछ अर्थव्यवस्थाएं धीमी थी, कुछ तेज थी, पर संकट नहीं था, अर्थव्यवस्थाओं ने उभरना शुरू किया था। अब जबकि अर्थव्यवस्थाओं में मंदी स्थापित हो चुकी है, युद्ध के कारण, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण एक अनिश्चितता का माहौल पूरी दुनिया में बना हुआ है, कमोडिटी के प्राइसेस में उतनी गिरावट नहीं दिखाई दी है, उस बीच ये फिर एक बड़ा डिसरप्शन आ रहा है। इस डिसरप्शन का जो फलित है हमारे सामने, वो इस तरह से दिख रहा है कि चीन, जब 2019 की लहर आई थी, तब चीन दुनिया का बड़ा सप्लायर था। दुनिया को मास्क चाहिए थे तो चीन से आ जाते थे, दुनिया को दवाएं चाहिए थी तो चीन से आ जाती थी, बहुत सारे तकनीकी उत्पाद चीन से मिले थे। वो चीन भी दो साल में अपने उत्पादन में गिरावट महसूस कर रहा है। अब चीन के पास अपने उत्पादन और अपनी ज़रूरत के लिए भी सामान नहीं है। जैसे हम लगातार इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि दवाएं महंगी हो रही हैं। चीन दुनिया का बड़ा एपीआई सप्लायर है, दवाओं के कच्चे माल का, बल्क ड्रग्स का सप्लायर है। वहाँ उत्पादन में गिरावट हो रही, चीन को अपनी आबादी के लिए दवाओं की कमी पड़ रही, जबकि दुनिया की फैक्ट्री है चीन। इसलिए ये महसूस किया जा रहा है कि यहाँ मंदी और इसके बाद महंगाई का एक बड़ा नया दौर सामने आ सकता है। खासतौर पर 3 बड़े क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ फिर से दबाव और गर्मी महसूस की जा रही है। एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर, जहां से चीन में से बड़ी मात्रा में कच्चा माल आता है, और दुनिया में अगर कोविड की छोटी मोटी लहर भी आती है तो लोगों को फिर दवाओं की ज़रूरत होगी। दूसरा जो जो चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, जिनकी आपूर्ति पर हमने कोविड के 2 साल के दौरान बड़ा असर देखा था, और जिसका असर अभी तक हम भारत के ऑटोमोबाइल बाजार या मोबाइल बाजार पर देख रहे हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण आपूर्ति है बहुत सारे इलेक्ट्रिक और छोटे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की। यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या आर्थिक प्रबंधन के कारण ये है कि दुनिया की सरकारें अपनी अर्थव्यवस्थाओं को मदद दे देते थे थक चुकी हैं। 2 साल 3 साल में उनके बजट खोखले हो चुके हैं। अर्थव्यवस्थाओं में स्वाभाविक और सामूहिक रूप से डिमांड की उम्मीद थी जो खत्म हो रही। क्या यहाँ से मंदी के साथ एक और बड़ा महंगाई का दौर शुरू होगा अगले 3-4 महीनों में? इस पर ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल रहेगा दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के लिए। सर, भारत की स्थिति अगर देखें इस पूरी, जैसा आपने वैश्विक अर्थव्यवस्था का नक्शा बताया, उसमें भारत कहाँ खड़ा है? भारत की ताजी चुनौती दवाओं को लेकर है। ये बताया, अगर फार्मास्यूटिकल उद्योग से बात करें तो वह बता रहा है कि पिछले 2 हफ्ते के अंदर जो प्रमुख एपीआई, भारत में आने वाले एपीआई मतलब जो बल्क ड्रग्स आते हैं, जिन पर जो दवाओं का कच्चा माल होता, उसकी कीमत 12 से 25% बढ़ी है। चाहे वो जिथ्रोमाइसिन हो, पैरासीटामोल हो, ओरल इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स हो, इन सब की जो चीन की फार्मा कंपनियां कच्चे माल के तौर पर भारत को आपूर्ति करती हैं, इनकी कीमतें तेजी से बढ़ी। यानी आपके लिए दवाएं आने वाले अगले 15 दिन में, 1 महीने में आपको मेडिकल स्टोर पर दवाएं महंगी मिलने लगेंगी। ये पहला असर चीन का कोविड का दिखाई देगा। दूसरा हिस्सा ये कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक उद्योग कंपोनेंट के लिए चीन पर निर्भर है, और वो सारे कंपोनेंट्स की आपूर्ति आने वाले समय में रुकेगी। चीन में जो कोविड की स्थिति है, उसके बाद चीन में बेहद सख्त लॉकडाउन वापस लौटेंगे। शिप्स की वही स्थिति होगी, बंदरगाहों से जहाज़ों की आवाजाही कम होगी, यात्राएं सीमित होंगी। यानी जो सप्लाई लाइन चीन से आती हैं, जो सप्लाई चेन में चीन मौजूद है, वो सप्लाई कई सारे क्षेत्रों में श्रिंक होगी। और 2 साल में दुनिया चीन की सप्लाई का विकल्प अभी तो तैयार नहीं कर पाई है, क्योंकि जब मंदी से दुनिया उभरेंगे और नए निवेश आएंगे तब उस विकल्प की तैयारी होगी। तो भारत के लिए स्वास्थ्य से ज़्यादा महंगाई बड़ी चुनौती है, जो शायद अब चीन के जरिए फिर आएगी। अभी भी हम महंगाई की सीढ़ी हमने पार नहीं की है। 7% के आसपास की महंगाई, और औसतन लोगों को महसूस करने वाली महंगाई तो 2.5 के अंक में दिखाई दे रही है। कोरोना की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। शायद यही वजह है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में ग्रोथ को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं। विश्व बैंक ने 2023 के लिए चीन के ग्रोथ अनुमान में भारी कटौती की है। पहले 4.3% ग्रोथ का अनुमान था, जिसे अब घटाकर सिर्फ 2.7% कर दिया गया है। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था को लेकर अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर हालात ठीक नजर नहीं आ रहे हैं, और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को लेकर स्थिति ज़्यादा खराब है। महंगाई को लेकर रिजर्व बैंक का कहना है कि उनकी राय में वैश्विक स्तर पर महंगाई पीक आउट हो गई है। पीक आउट का मतलब कि उच्चतम स्तर छू चुकी है, अब इसके ऊपर नहीं जाएगी। सर, रिजर्व बैंक की टिप्पणी को अगर हम आने वाले बजट की रोशनी में देखें, आपको क्या लगता है, क्या मतलब है? रिजर्व बैंक ने कहा है कि महंगाई
अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ चुकी, पीक आउट हो चुकी है, इस पर आप अपनी फिंगर्स क्रॉस रख सकते हैं, क्योंकि ये बात कोविड की चीन में नई लहर आने से पहले कही गई थी। अब अगर विश्व बैंक के आंकड़े को इस संदर्भ में देखें कि चीन के आर्थिक उत्पादन की विकास दर आधी रह जाएगी, तो ये जो घटी हुई 2% विकास दर, इसे आप दुनिया की महंगाई दर में जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये सीधा असर इतनी ही 1.5 से 2% दुनिया की महंगाई की दर में बढ़ोतरी आने वाले समय में केवल चीन का उत्पादन घटने या टूटने के कारण होगा। चीन अब जिस संकट में है या जिस जगह मौजूद है, वहां से उत्पादन में और ज़्यादा कमी आएगी, तो शायद रिजर्व बैंक के इस आकलन में आने को बदलाव होगा। बजट जिस रोशनी में बनने वाला है, वहां ये एक मोर्चे पर थोड़ी सरकार को राहत दिख रही थी कि महंगाई भारत में हो सकता है 6% के आसपास स्थिर रहे, खाद्य महंगाई पर थोड़ा संतुलन कर लिया जाएगा अगर रबी की फसल आएगी। बाकी आर्थिक विकास दर तो खराब रहने ही वाली थी अगली 2 तिमाहियों में भी और अगली जो 2023 और 24 के साल में जिसका बजट आने वाला है। लेकिन अब चीन के साथ और अगर भारत में ट्रैवल के रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, कारोबारों को सीमित करना पड़ता है, यात्राएं सीमित करनी पड़ती हैं, तो ये एक बड़ा असर आखिरी 2 तिमाहियों में और ज़्यादा भारतीय अर्थव्यवस्था पर दिखाई देगा। और इसकी छाया में, इसकी रोशनी में जो बजट बनेगा वो कैसा होगा, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं, खासतौर से उस परिस्थिति में जबकि सरकार कर्ज में डूबी हुई है और अब सरकार को अपने खर्च सीमित करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। तो वक्त अगले 6 महीने का कोविड की रोशनी में भी और अर्थव्यवस्थाओं की रोशनी में भी बजट के लिए आसान नहीं है। और इसलिए इस बार का, और फिर उसके बाद सबसे ऊपर ये कि मौजूदा सरकार का ये आखिरी पूर्ण बजट होने वाला है। इसके बाद देश चुनाव में जाएगा, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को ऐसे बजट की ज़रूरत होगी जो जुलाई तक सस्टेन कर सके, और जुलाई में जब नई सरकार आएगी तब पूरा बजट लेकर आएगी। अब समय मनी सेंट्रल झटपट का। शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी शेयर बायबैक प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से बायबैक की प्रक्रिया को धीरे धीरे खत्म किया जाएगा। सेबी प्रमुख माधवी पुरी ने मंगलवार को बताया कि अब शेयर बायबैक टेंडर रूट से जारी किए जाएंगे। सेबी ने यह भी तय किया है कि शेयर बाजार में होने वाली बायबैक के लिए तय की गई राशि का 75% हिस्सा कंपनियों को इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। अभी तक ये सीमा 50% की थी। अगली खबर, किसानों से धान की खरीद पिछले साल के मुकाबले काफ़ी आगे चल रही है, जिस वजह से सरकारी स्टॉक में अनाज का भंडार तेजी से बढ़ रहा है। 19 दिसंबर तक सरकार की कुल चावल खरीद 297.1 लाख टन दर्ज की गई है, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 11% ज़्यादा है। पिछले साल इस दौरान 267 लाख टन के आसपास चावल की खरीद हुई थी। आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन के लिए सरकार ने 357 करोड़ रुपए की पीएलआई को मंजूरी दे दी है। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी विदेशी टेलीकॉम कंपनी को भारत में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन के लिए पीएलआई योजना के तहत प्रोत्साहन मिला हो। मंगलवार को नीति आयोग की तरफ से फॉक्सकॉन को दिए गए पीएलआई के बारे में जानकारी दी। एक बड़ी खबर यह कि रिजर्व बैंक गवर्नर ने आज एक कार्यक्रम में बोलते हुए ये कहा कि दुनिया में अगली फाइनेंशियल क्राइसिस, अगला वित्तीय संकट क्रिप्टो करेंसी की वजह से आएगा। ये बड़ा बयान है उनका। सर, मनी सेंट्रल के इस झटपट पर कोई झटपट टिप्पणी? सबसे आखिरी बयान जो रिजर्व बैंक गवर्नर का है, सरकार को ध्यान से सुनना चाहिए। पिछले 2 साल से भारतीय रिजर्व बैंक क्रिप्टो को लेकर तरह तरह के संकट की चेतावनियां दे रहा है। भारत सरकार में कानूनी स्तर पर दुविधा अभी तक बनी हुई है। क्या इस बजट में वित्त मंत्री स्पष्ट करेंगे कि भारत में क्रिप्टो चलेगा, क्रिप्टो के कारोबार वैध हैं या अवैध हैं? इन्हें स्पष्ट करना अब ज़रूरी हो गया है, क्योंकि भारत का केंद्रीय बैंक लगातार ये बता रहा है कि क्रिप्टो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और भारत में भी संकट की वजह बन सकता है। चलिए, तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। कल फिर मुलाकात शाम को 7 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।